किसी प्रदेश के अंदर अगर मौजूदा मुख्यमंत्री को अपनी रैली में भीड़ लाने के लिए डांसर को नचाना पड़ जाए, नाचने गाने वाले लोगों को बुलाना पड़ जाए, मुख्यमंत्री को, मौजूदा मुख्यमंत्री को, तो आप समझिए कि उस प्रदेश में उस पार्टी की, उस गठबंधन की हालत बेहद खस्ता है। एक तस्वीर निकल करके सामने आई है महाराष्ट्र से, और महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की सभा हो रही है और इस सभा में लोगों को लाने के लिए वहां पर लोग बैठे रहे, इसके लिए विशेष प्रबंध किया गया है। एक महिला डांसर वो नाचती हुई दिखाई दे रही है और ये महिला डांसर यहां पर नाच करके कोशिश कर रही है कि जो लोग यहां आए हैं वो कुर्सियों पर बैठे रहें और दूसरे बाहर से लोग जो है वो कुछ आ जाए, ताकि मुख्यमंत्री जब अपना भाषण देंगे तब उनके सामने कुछ लोग नजर आए, ना कि खाली कुर्सियां। यह हो रहा है महाराष्ट्र में। दरअसल महाराष्ट्र का जो पूरा गणित है वो बीजेपी के लिए आसान नहीं है। बीजेपी लोकसभा चुनाव में इस कदर अपना मुंह जलवा चुकी है कि अब छाछ को भी फूंक मार मार करके पी रही है। और यही समझने वाली बात है। यहां पर जरूर तस्वीर निकल करके उभर करके सामने आई है, जरा स्क्रीन पर देख भी लीजिए आप, कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री को अपनी भीड़ में लोगों को बुलाने के लिए डांसर को नचवाना पड़ रहा है, नाचने गाने वाले कलाकारों को बुलाना पड़ रहा है भीड़ को लाने के लिए। यह जरूर सही बात है, लेकिन जरा समझने वाली बात यह भी है कि क्या बीजेपी बहुत बुरी तरीके से महाराष्ट्र हार रही है? क्या इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र में बहुत शानदार प्रदर्शन करने वाला है, वही प्रदर्शन करने वाला है जो लोकसभा चुनाव के अंदर था? या महाराष्ट्र में ओवर कॉन्फिडेंस में विपक्ष आ जाएगा, जैसे हरियाणा में आ गया? जैसे हरियाणा में जीता हुआ चुनाव कांग्रेस पार्टी हार गई, क्या उसी तरीके से यहां पर महाराष्ट्र में होगा? या हरियाणा से सबक लिया है इस बार कांग्रेस पार्टी ने भी, विपक्ष ने भी, और मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी हो या बाकी अन्य, उसमें उद्धव ठाकरे हो या फिर उसमें शरद पवार हो, बड़ा शानदार तरीके से इस बार काम करेंगे और प्रदेश को जीत करके ले जाएंगे? या फिर एकनाथ शिंदे अपने आप को बचाने के लिए, अपने वजूद को बचाने के लिए, अपनी पार्टी को अपने पास ही रखने के लिए, हालांकि वो पार्टी उनकी थी नहीं, बाला साहब ठाकरे की पार्टी थी, उद्धव ठाकरे के पास थी, लेकिन मोदी जी की कृपा से, चुनाव आयोग की कृपा से उनको मिल गई। दूसरी तरफ अजीत पवार की भी कमोबेश यही स्थिति है, लेकिन इनके साथ साथ इन पर गद्दारी का भी एक टैग है। अब सवाल यह है, दोनों तरफ से अगर विश्लेषण को देखें, महाराष्ट्र की बड़ी तस्वीर को, बड़ी पिक्चर को अगर समझने का काम करें, तो महाराष्ट्र में दो बड़े चेहरे हैं, राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, दो बड़े चेहरे हैं। और उसके साथ साथ महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर इस तरफ भी दो बड़े चेहरे हैं और इस तरफ भी दो बड़े चेहरे हैं। इस तरफ चेहरा है शरद पवार और अजीत पवार का, इस तरफ चेहरा है उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे का। और यहीं से जो है वो पूरी राजनीति तय होगी कि आखिरकार महाराष्ट्र की बाजी किस तरफ कहां जा रही है, महाराष्ट्र में इस बार क्या होने वाला है, महाराष्ट्र में किस तरीके का गणित वो विपक्ष का खेमा वो बैठाने वाला है, या विपक्ष एक बार फिर से हरियाणा वाली गलती यहां पर दोहराने वाला है। ये अपने आप में समझने वाली बात है। इस पर दर पर थोड़ा सा बात करते हैं। बीजेपी के लिए चीजें आसान नहीं है। अगर आप पेपर पर ऑन रिकॉर्ड अगर आज आप ये चीजें देखें तो बीजेपी के लिए आसान इसलिए नहीं है क्योंकि बीजेपी इसी स्टेट में मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ करके और यहां पर 23 में से सिर्फ 9 सीटें जीत पाई, सिर्फ 9 सीटें। कांग्रेस 13 सीट के साथ में पहले नंबर की पार्टी बनी। यानी एक तरीके से आप देखें तो बहुत बड़ा अंतर है, 13 और 9 बहुत बड़ा अंतर है। 13 और 9 का जो अंतर है वो अपने आप में बताता है कि मोदी और राहुल की महाराष्ट्र की राजनीति में कितना जो है वो एक दूसरे के बीच में गैप खड़ा कर दिया है। लेकिन राहुल गांधी की अगर आप बात करें तो महाराष्ट्र में बड़ा क्षेत्र, विदर्भ का क्षेत्र, जिसमें 76 सीटें हैं, 76 सीटें हैं। और ये 76 सीटें ऐसी हैं
जिसमें से 36 सीट ऐसी है जिस पर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस का आमना सामना है। और ये 36 सीट पर अगर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस अगर ठीक से हो गया तो फिर पूरा महाराष्ट्र वो महायुति से निकल करके महाविकास आघाड़ी की तरफ चला जाएगा, यानी एनडीए गठबंधन से निकल करके इंडिया गठबंधन की तरफ चला जाएगा। ये 76 सीटें। अब इसमें विदर्भ का जो इलाका है, इसी इलाके से नितिन गडकरी आते हैं, इसी इलाके से देवेंद्र फडणवीस आते हैं, इसी इलाके से नवाब कुले जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं महाराष्ट्र के, वो आते हैं। और नागपुर का संघ का कार्यालय भी वो इसी क्षेत्र में है। लेकिन यहां पर कांग्रेस ने स्वीप कर दिया था, मतलब नितिन गडकरी अपनी सीट बचा पाए, बाकी तकरीबन इस क्षेत्र में कांग्रेस ने विदर्भ के क्षेत्र में स्वीप कर दिया था। महाराष्ट्र एक ऐसी जगह है, एक ऐसा स्टेट है जिस पर पूरी तरीके से दोनों पार्टियों की नजर है। मैं आपको एक छोटा सा आंकड़ा आपको बताता हूं, आपको पूरी पिक्चर समझ में आ जाएगी। महाराष्ट्र में जिस वक्त में बीजेपी की एंट्री हुई 2014 में, उस वक्त में 55,000 करोड़ रुपए जो है वो कर्ज था। 55,000 करोड़ रुपए का कर्ज महाराष्ट्र पर था। लेकिन 2014 से और आज 2024 में महाराष्ट्र के ऊपर जो कर्ज हो गया है वो कर्ज हो गया है 9 लाख करोड़ रुपए। 9 लाख करोड़ रुपए। ये जो 50,000 करोड़ रुपए से, ये 55,000 करोड़ रुपए से जो बढ़कर के गया 9 लाख करोड़ रुपए तक, ये अंतर आप देख रहे हैं। 10 साल में 55,000 करोड़ से और 9 लाख करोड़ रुपए। और आपको ताज्जुब होगा ये जान करके कि महाराष्ट्र का जो कुल बजट है वो 4 लाख करोड़ रुपए का है। 4 लाख करोड़, मतलब बजट से भी दुगने से ज्यादा का कर्ज इस वक्त में महाराष्ट्र पर हो गया है। बीजेपी ने बड़ी कोशिशें की है, पैसा अंधाधुंध बहाया है, कहीं पर लाडली बहना के नाम पर, कहीं जो है वो डायरेक्ट किसानों के खातों में पैसा देने के नाम पर बड़ा पैसा बीजेपी ने लगाया है। आसान नहीं है इस बार इंडिया गठबंधन के लिए वहां पर कोई मैदान कि जाइए आप खाली मैदान है और केवल गद्दारी के नाम पर आप एकनाथ शिंदे को हरा दें, गद्दारी के नाम पर आप अजीत पवार को हरा दें, ऐसा नहीं है। महाराष्ट्र में बीजेपी को हराने के लिए इंडिया गठबंधन को एकजुट भी होना पड़ेगा और एडी चोटी का जोर भी लगाना पड़ेगा। अगर आप एकजुट नहीं है तो भी आप नहीं खेल कर पाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ी पिच है, बहुत बड़ा मैदान है, यहां पर 288 सीटें हैं। अगर आप एकजुट नहीं है तो फिर नहीं हो पाएगा। लेकिन आप अगर एकजुट भी हैं और एडी चोटी का जोर भी लगा रहे हैं तो फिर कुछ भी हो सकता है महाराष्ट्र के अंदर, इस बात को भी आप मान करके चलिए। और दूसरी बड़ी बात यह है, हरियाणा में जिस तरीके से नेता पहले से ही ये मान करके बैठ गए थे कि 90 में से हमारी 70-75 सीट आ रही है, 65-60 सीट आ रही है, सरकार तो कहीं नहीं गई, सरकार तो बन ही गई है। और उस ओवर कॉन्फिडेंस में जो हालत खराब हुई इनकी, ईवीएम का मुद्दा, बैटरी का मुद्दा, वो सारे मुद्दे मैं डिबेट के लिए अलग छोड़ रहा हूं। अभी जो हमारे पास में आंकड़े हैं आज की तारीख में, हमारी थाली में जो रखा हुआ है, हम केवल उस पर बात कर रहे हैं। हमारी थाली में रखा हुआ है कि हरियाणा में अगर नरेंद्र मोदी की हार हुई है, माफ कीजिए, नरेंद्र मोदी की हरियाणा में जीत हुई है और उसके बाद में धीरे धीरे जैसे नरेंद्र मोदी वो कॉन्फिडेंस पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं, धीरे धीरे उनकी बोलचाल में, भाषा में वो जो एक तरीके से जोश खरोश गायब सा हो गया था 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद में, वो दोबारा उसको गेन कर रहे हैं। आपने कल का भाषण उनका सुना, झारखंड में वो कह रहे हैं कि बेटी को भी लूट लेंगे। तो ये मोदी स्टाइल है, ये आप और हम इसको कह सकते हैं, ये नीचता और ढीठता, मर्यादाओं के तार तार करने का, या जो भी आप जिस भी तरीके से आप उसको कहिए आप कह सकते हैं। लेकिन इस प्रकार से नीचे जाकर के खेलना, बिलो द बेल्ट जाकर के खेलना, ये मोदी स्टाइल है, ये आप मान करके चलिए। और ये मोदी स्टाइल वो इसलिए है क्योंकि कहीं योगी आदित्यनाथ बटेंगे तो कटेंगे बोल रहे हैं, कहीं हिमंता बिस्वा शर्मा जो है, वो हिमंता बिस्वा शर्मा वो मुसलमानों को लेकर के, घुसपैठियों को लेकर के बयान दे रहे हैं। मोदी जी को चिंता हो गई
कि जो पदवी मेरे पास में है, जो एक मेरे पास में बहुत बड़ा टैग है कि मैं चुनाव को कट्टर से कट्टर बयान देकर के मोड़ सकता हूं, वो कट्टर से कट्टर बयान देकर के, नीच से नीच बयान भी आप उसको कह सकते हैं, वो देकर के मैं जो मोड़ सकता हूं, उनको लगा कि ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि योगी आदित्यनाथ इसको लेकर के उड़ जाएं या हिमंता बिस्वा शर्मा इसको लेकर के उड़ जाएं, क्योंकि जो आदमी जिस रास्ते से आया है उस आदमी को उस रास्ते का खतरा पता रहता है, इस रास्ते से दूसरा आदमी भी आएगा, इसीलिए वो आदमी डरा हुआ भयभीत सा रहता है। मोदी जी पता है उनको कि सेंटर में उस वक्त की राजनीति कर रहे थे लाल कृष्ण आडवाणी, और लाल कृष्ण आडवाणी को हटा करके गुजरात से दिल्ली पहुंच गए, तो उनको डर इस बात का है कहीं योगी आदित्यनाथ लखनऊ से दिल्ली ना पहुंच जाए, कहीं हिमंता बिस्वा शर्मा या कोई और नेता वो डायरेक्ट दिल्ली की तरफ रुख ना कर दे, पार्टी के कार्यकर्ताओं में, कैडर में कहीं और बड़ा इस तरह का जो भाषण देने वाला, मेरे पास तो शब्द नहीं आ रहे क्योंकि सब संवैधानिक पदों पर बैठे लोग हैं, मैं क्या कहूं इनके लिए, लेकिन नफरत में या कट्टरता में और बड़ा अगर कोई ब्रांड एम्बेसडर इनको मिल जाए तो मोदी को चिंता होने लगती है। खैर, महाराष्ट्र पर वापसी आए तो मोदी जी की जो चिंता है वो यही है, जो थाली की हम बात कर रहे थे वो यही है कि आज की जो थाली है और 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद मोदी की थाली में से मशरूम गायब हो गई, मोदी की थाली में से जो बढ़िया बढ़िया चीजें वो खा रहे थे वो सब गायब हो गया, चेहरे का नूर जो है उनका खत्म होने लगा। हरियाणा में जिस तरीके से उनको जीत मिली उसके बाद में थोड़ा सा मोदी की थाली के अंदर एक कटोरी भर जो है वो हलवा आया है, लेकिन अगर महाराष्ट्र उन्होंने अपने हाथ में कर लिया, महाराष्ट्र अगर वो जीत जाते हैं तो आप यकीन मानना मोदी को 2024 का मोदी बनने में, जो लोकसभा चुनाव से पहले वो मोदी थे, आज भी 2024 है लेकिन 4 महीने पहले जो मोदी थे वो बनने में देर नहीं लगेगी। और इंडिया गठबंधन को भी इस बात को समझना चाहिए, हरियाणा की हार हुई जरूर है लेकिन हरियाणा कोई इतना बड़ा राज्य नहीं है जो देश की दशा और दिशा को बदल सके। महाराष्ट्र बहुत बड़ा राज्य है, महाराष्ट्र इतना बड़ा राज्य है, अगर महाराष्ट्र आपके पास में है तो समझिए कि देश की पूरी राजनीति करने का पैसा कहीं ना कहीं यह कहा जा सकता है कि आपके पास में है। ये 4 लाख करोड़ रुपए का बजट तो कागजों पर है सिर्फ, बाकी आपको पता ही है कि कितना बजट कहां से आता है, किस तरीके से आता है और कैसे आता है, लगातार मैंने आपको खबरों में बताया है। महाराष्ट्र में इसीलिए पूरी कोशिश बीजेपी कर रही है किसी न किसी तरीके से, लेकिन इंडिया गठबंधन भी पीछे नहीं है। कल ही खबर मैंने आपको दिखाई थी, रश्मि शुक्ला महाराष्ट्र की डीजीपी, उनको हटाना पड़ा। मोदी जी की पसंद थी वो, एनडीए की पहली पसंद थी वो, लगातार इंडिया गठबंधन उसका विरोध कर रहा था, लेकिन डीजीपी रश्मि शुक्ला को हटाना पड़ा। इसी से आप समझ लीजिए कि महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए या एनडीए गठबंधन के लिए कितनी स्थिति जो है वो ठीक है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन पीछे पड़ा रहा, रश्मि शुक्ला के पीछे पड़ा रहा, क्योंकि रश्मि शुक्ला को लगातार उनके पद पर बनाया हुआ था, जबकि झारखंड के अंदर डीजीपी को हटा दिया गया बीजेपी की एक रिक्वेस्ट पर, यहां नहीं हटाया गया था, लेकिन विपक्ष पड़ा रहा पीछे। नतीजा यह हुआ, जीत उनकी झोली में चली गई। महाराष्ट्र की जो लड़ाई है, महाराष्ट्र का जो मैदान है वो बहुत बड़ा है। देश में दूसरा सबसे बड़ा सूबा है महाराष्ट्र, 48 सीटें हैं लोकसभा की, 288 सीटें हैं विधानसभा की, इतना बड़ा मैदान है। उस मैदान को जीतने के लिए आपको 3 बड़े महारथी यानी उद्धव ठाकरे, शरद पवार, राहुल गांधी, इन तीनों को खुल करके मजबूती के साथ में मैदान में डटा रहना पड़ेगा आखिरी बोल तक, तब जाकर के वो मोदी, उद्धव और उसके साथ में एकनाथ शिंदे और अजीत पवार इनको हरा पाएंगे। वरना दूसरी तरफ जो खेमा है, मोदी, अजीत पवार और एकनाथ शिंदे, ये जो खेमा है इसको आप इतना हल्का मत मान करके चलिए कि वो खेमा आपको थाली में सजा करके महाराष्ट्र हाथ में दे देगा, और महाराष्ट्र उसको एनडीए भी इतना आसान ना माने कि जैसे ओवर कॉन्फिडेंस में उनके हाथ में आ गया था हरियाणा, ऐसे ही महाराष्ट्र हाथ में आ जाएगा। एडी चोटी का जोर लगा हुआ है, हर तरफ
पूरा कमान खींचा हुआ है कान तक। अजीत पवार ने अपना पूरा कमान खींच रखा है, शरद पवार ने अपना पूरा कमान खींचा हुआ है, और उसके साथ साथ उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, हर किसी के लिए चुनाव करो और मरो का चुनाव है। और ये करो और मरो का चुनाव वो बताता है कि महाराष्ट्र जिसका, देश उसका। महाराष्ट्र में गद्दी जिसकी, फिर वहीं से जो है वो एक नई राजनीति की शुरुआत होगी। वहीं से 2024 की जो चुनाव की हार या जीत थी वो एक नए सिरे से परिभाषित होगी। तो बहरहाल आज की इस तारीख में जो स्थिति है महाराष्ट्र में तमाम पार्टियों की, वो किसी के लिए यह नहीं कही जा सकती कि एक तरफा है। लेकिन सवाल यही है कि अब यहां से चुनाव त्योहार खत्म हो चुके हैं, पूरी तरह से राजनीति चालू हो गई है। मोदी जी की ताबड़तोड़ रैलियां होंगी, उधर से इंडिया गठबंधन की ताबड़तोड़ रैलियां होंगी। कौन कितना माहौल बना पाता है, कितना अपना मैसेज लोगों तक ले जा पाता है, यह बड़ा सवाल है। बाकी आप लोग बताइए, आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।